मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय राज पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट जी, मंच पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ नेता रामभाऊ जी, जयवंतीबेन जी, कोषाध्यक्ष आनंद पंडित जी, हमारे महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी, मुंबई के सम्माननीय कोषाध्यक्ष, उपस्थित सभी ज्येष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित भाई और बहनों, मैं घोटालों की बात ज़्यादा करूंगा नहीं। जो पॉजिटिव बात पार्टी की ओर से चल रही है वो आप सबके सामने रखूंगा। पिछले 14-15 महीने में भारतीय जनता पार्टी में विविध क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्य की हमने शुरुआत की है और सबसे महत्वपूर्ण बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के बारे में हम आम लोगों को बहुत सरल पद्धति से हमारी बात किस प्रकार से उनके पास पहुंचाए। काफ़ी लोगों से हमने इसके बारे में विचार परामर्श भी शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी में ही हमारी विचारधारा के दृष्टि से हम इंडिया विजन 2025 करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और जिसमें समाज के सभी क्षेत्र में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हमारी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ट्राइबल सेक्टर में क्या करना है, टूरिज्म में क्या करना है, जो सब महत्वपूर्ण ऐसे 47 सेक्टर्स हमने चुने हैं और जिसमें 2025 में हिंदुस्तान में किस प्रकार की हमारी विजन रहेगी इसका डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसकी काफ़ी मीटिंगें हुई। अपने राजेश शाह और राजीव चंद्रशेखर दोनों ने इंडस्ट्रियल इसके बारे में भी काफ़ी 5-7 मीटिंगें करके इनका भी रिपोर्ट काफ़ी अभी तैयार होते आया है। एग्रीकल्चर पर राजनाथ सिंह जी ने बैठकर और हमारे एग्रीकल्चर जो कृषि आघाड़ी है उन्होंने बैठकर भी काफ़ी चिंतन किया है। हम ये मानते हैं कि किसी भी देश को अगर भविष्य में प्रगति और विकास की ओर अगर जाना है तो उसका प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल हमको तैयार करना होगा और इसलिए पहले से ही हम क्या करना चाहते हैं इसके बारे में अगर हमारी विजन निश्चित होती है तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छी तरीके से शुरू है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने एक पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया है। कल ही दिल्ली में काफ़ी समाज में अनेक अनेक क्षेत्र के प्रमुख लोग, करीब 38 संख्या थी, छत्तीसगढ़ भवन में 2 दिन दिल्ली में रहे और उन्हें बहुत विषयों पर काफ़ी अच्छी चर्चा करके बीजेपी की टोटल विचारधारा के आधार पर हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाले हैं। आप सबको पता है कि 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना होने के पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र में मंत्री थे और उन्होंने कांग्रेस और पंडित नेहरू जी ने जो नीतिगत निर्णय किए थे उसका निषेध करके केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी निर्माण करने का उन्होंने तय किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के साथ उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की चर्चा हुई और उसमें से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और इसलिए हमने इस बात का रिसर्च शुरू किया है कि संघ की स्थापना हुई तब संघ किस विचार को लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने संगठन को आगे बढ़ाया। उसके बाद में 1951 से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करने के पीछे कौन सा विचार रखा था और विशेष रूप से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये उस समय उनके विचारों की सबसे बड़ी ताकत थी और हमारा आज भी वही विचार हमारा आत्मा है, क्योंकि नेशनलिज्म ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी और आवश्यक ऐसी बात है और इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद कहने के बाद मुझे लगता है आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी है कि जिसको हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो क्या है, बार बार मीडिया में चर्चा होती है रही जो हिंदुत्व के विषय को लेकर रही है और विवेकानंद जी की जयंती के 150 साल हो रहे हैं और विवेकानंद जी ने
हिंदुत्व के बारे में समय समय पर जो विचार व्यक्त किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो जजमेंट दिया हुआ है, और डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में जो विचार किए, उसका भी एक अलग रिसर्च हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और सुशासन और विकास। गुड गवर्नेंस के बारे में बहुत अच्छा काम बीजेपी में अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। लखनऊ में जो मेयर है उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, और महानगर पालिका में हम इफेक्टिवली कैसा काम करें, इसके लिए मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, और उसमें से वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, रोड बनाने का टेक्निक है, और विविध प्रकार की नागरिक सुविधाएं देने के लिए 24/7 ड्रिंकिंग वाटर 24 घंटे कैसे मिल सकता है, ऐसे अनेक भूमिकाओं पर वहाँ विचार हुआ। उसके बाद जो नगर पालिका जो है उसका अभी कार्यक्रम नहीं हो पाया, पर विशेष रूप से अभी एक 15 दिन पहले चित्रकूट में, जहाँ नानाजी देशमुख इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप अगर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आप चित्रकूट में जाइए, 2 दिन 3 दिन रहने के लिए जाइए, वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है। और मुझे लगता है ये टूरिज्म करके भले आप समझिए, पर वहाँ जाइए, बहुत निसर्गरम्य परिसर है और बहुत अच्छी जगह है। नानाजी ने 800 गांवों का विकास किया है, स्वास्थ्य की सेवाएं, अच्छा एग्रीकल्चर में उन्नति और विकास किया है, वाटर मैनेजमेंट में किया है, और अलग अलग प्रकार की वहाँ की बहुत अच्छी ग्रामीण समस्याओं को उन्होंने अच्छी तरह से सुलझाया है। 800 गाँव में सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है। और अभी परसों मैं गया था तो वहाँ जो जिला परिषद है उसके 210 हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष पंचायत के, उसमें से 180 अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल थे, और 2 दिन बैठकर उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाएं वहाँ तैयार की। उसी प्रकार से ये सब करना होगा तो इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, और इसलिए हमने हमारे पार्टी में ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू की, और 18,000 कार्यकर्ताओं को पहली बार 2 दिन 3 दिन इकट्ठा होकर कुछ विषय निकाले हैं, क्योंकि मैं सब विषयों पर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा, तो हमने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, और अभी ई लर्निंग शुरू किया है, और इसमें 18,000 कार्यकर्ताओं ने इस बार अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। इस प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी के विचार, उसके साथ अपोजिशन पार्टी करके हमारे पास कैसे काम करना, रूलिंग पार्टी करके कैसे काम करना, गुड गवर्नेंस के लिए कैसे काम करना, इसका सबका चिंतन हुआ है। मुख्यमंत्रियों के लिए और मंत्रियों के लिए भी हमने ट्रेनिंग लिया था गुड गवर्नेंस का मालगी प्रबोधिनी में। आपको ताज्जुब होगा कि लगातार जो टूर मेरे हुए, हर बार मैं हर मुख्यमंत्री और मंत्री को पूछता हूँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी कितना है, मेल न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य के बारे में क्या है, क्योंकि जो जीडीपी है उसके जो 12 बिंदु है जिसके आधार पर जीडीपी तय होता है, उसके बार बार सबसे पूछने के कारण एक बात अच्छी हुई कि आज हिंदुस्तान में जीडीपी ग्रोथ में सबसे आगे अगर कोई स्टेट है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्टेट है। हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो बीमार स्टेट कहे जाते थे उन स्टेट के लिए तो बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट 11.47% है, मध्य प्रदेश का भी काफ़ी बड़ा है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में भी स्थिति देश की बहुत खराब है। हमारे कृषि मंत्री महाराष्ट्र के हैं, पर महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ये 3.54 है, और आज गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है। और इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं बढ़ाएंगे तो आपका धंधा ही चलेगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा। अगर परचेसिंग पावर अगर बाय एट लार्ज बड़े समुदाय की अगर नहीं बढ़ेगी तो कपड़ा कौन लेगा। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी पॉपुलेशन, एक समय 85% ऑफ पॉपुलेशन रूरल थी, पर उसके ऊपर लगातार कांग्रेस ने निगलेक्ट किया है, और जिसके परिणाम के स्वरूप आज एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया गया है। मैं विशेष रूप से एग्रीकल्चर में काम करता हूं, और मेरा विश्वास है कि मैं जब पहली बार कर्नाटक में गया था तो कर्नाटक में जब मैंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की जानकारी ली तो 1.80 था। मैंने उनको कहा कि आप 4,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये सब ठीक है, पर गांव की हालत ये तो ठीक नहीं है।
और मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मुझे आप बदल करके बताइए। और मुझे कहते हुए आपसे हर्ष हो रहा है कि अभी जब 15 दिन पहले मैं कर्नाटक गया था, उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6% पर आया। और इसका कारण कर्नाटक ये पहला स्टेट है कि जिसने एग्रीकल्चर बजट दिया और कृषि विकास के लिए 1% ब्याज से क्रॉप लोन देते हैं। दूसरी ओर जो वेस्ट लैंड है, 1 लाख हेक्टेयर लैंड, उसके ऊपर 10,000 रुपये पर एकड़ ग्रांट अनुदान दे रहे हैं नॉन एडिबल ऑयल सीड लगाने के लिए, जिससे बायोडीजल तैयार होता है। कर्नाटक में अनेक प्रकार की योजना एग्रीकल्चर सेक्टर में आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देश की इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए और ग्रोथ रेट से जुड़ी हुई है, वो है पानी। पानी ये इसके बाद सबसे क्राइसिस का मुद्दा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पानी पर बहुत अच्छा एक सेमिनार आयोजित किया। हमारा वाटर सेल है और एक श्रीरामलू करके MBA ग्रेजुएट है USA का, उसने अपना जॉब छोड़ दिया। उसकी पत्नी MBBS डॉक्टर है और वहाँ उसका हॉस्पिटल है, और जॉब छोड़कर वो पूर्ण समय अब वाटर सेल में काम करता है। गुजरात का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा, इसका कारण नर्मदा का पानी 14 नदियों में गया और जिसके कारण इरिगेशन बढ़ा, एक बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में आज भी अगर हम ब्रह्मपुत्र के लाइन पर अगर सभी गांव में जाएंगे, गंगा यमुना, इतना बाढ़ के कारण नुकसान होता है, उसकी कोई चिंता नहीं। अटल जी ने कोशिश की थी कि हम लोग ये सरप्लस वाटर जो है, जो गंगा के इसमें है, वो वाटर हम लोग कावेरी तक पहुँचाए, रिवर कनेक्टिविटी की बात की थी। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ये मेरा ड्रीम है, पर आज दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है कि पानी बहुत बड़े प्रमाण पर एक तरफ समुद्र में चला जाता है और पानी के कारण अनेक गांवों के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और इसलिए हमारे वाटर मैनेजमेंट सेल ने इसके ऊपर अध्ययन किया। मुझे बहुत खुशी है कि सुरेश प्रभु करके जो मंत्री थे, शिवसेना के सांसद थे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आपके इस सब काम में काम करूंगा, और वो इससे जुड़े हुए हैं। और अब हमने रिवर कनेक्टिविटी में एक एक राज्यों में किस प्रकार से रिवर कनेक्टिव होती है, इसकी भी रिसर्च शुरू की है। देश के सभी एक्सपर्ट लोग वाटर पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अड़चन ये हुई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी 3 इंपॉर्टेंट काम जो हमने डिवाइड किया है, 3 लिस्ट है। एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो काम है जो राज्य सरकार करती है, सेंट्रल लिस्ट में जो काम है वो केंद्र सरकार करती है, और दोनों के बीच में कुछ ऐसे विषय जिस पर दोनों काम करते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं।